नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप से। मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। आप यदि जाने और अनजाने में इस वीडियो से जुड़ चुके हैं तो इसे एंड तक आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या काफ़ी समय से एस्ट्रोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और ये उनके लिए भी है जो कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस लेते हैं या जिनका एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है। मेरा एस्ट्रोलॉजी का बहुत पुराना बैकग्राउंड है और फैमिली बैकग्राउंड है। पिछले 40 वर्षों से मैं एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग विधाओं पर काम कर रहा हूँ, अलग अलग जगह से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अलग अलग जगह पर क्या सिखाया जाता है उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एज ए नॉन एस्ट्रोलॉजर और नॉन बिलीवर हुई थी। मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ इस वीडियो को बनाने का कारण है। अभी एक मैंने पॉडकास्ट दिया था किसी कंपनी के लिए, तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए वो बहुत ही वैलिड प्रश्न थे और मैंने सोचा क्यों ना मैं उन प्रश्नों के जवाब आप सभी को दूं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके दिमाग के अंदर भी होंगे और जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर वो जिस चीज़ को फेस करेंगे उसको मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया, आचार्य, विशारद और जितने भी कोर्सेज होते हैं अलग अलग जगह से मैंने किए, अलग अलग जगह से किए। मैं इस सर्च में कि यहाँ पर ठीक नहीं कराया होगा तो कोई दूसरी इंस्टीट्यूट मुझे ठीक से कराएगी। और इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, टॉप मोस्ट जितने भी गुरुज हैं जिनका आप नाम जानते हो, वो सभी से मेरा एसोसिएशन है किसी न किसी तरीके से। जिनकी आपकी बुक्स चलती है मार्केट के अंदर, आप लोग पढ़ते हो, उन सभी से मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी लंबे समय से एसोसिएटेड हूँ और सभी इंस्टीट्यूट्स में जनरली मैं पढ़ा हूँ या किसी न किसी तरीके से मेरा लिंक रहा है। तो मेरी जो ये जर्नी थी उसका कारण ये था कि मुझे सीखना था कि एक्चुअली हम प्रेडिक्शन किस तरीके से दे पाते हैं। तो जो लोग शुरुआत करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एक मोटी फी पे करते हैं और 2 साल तक वो काफ़ी प्रयास करते हैं। वहां पर जब वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि वहां पर सारा का सारा फोकस उस एग्जाम को क्लियर करने में स्टूडेंट्स का लग जाता है। वहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं वो पूरा फोकस इस बात पर रखते हैं कि वो उन चीज़ों को लर्न करके एग्जाम में लिखते हैं, जबकि एप्लीकेशन बेस्ड कहीं पर भी कुछ पढ़ाया नहीं जाता। आपको कोई कुंडली लेकर 1000 कुंडलियों पर यह नहीं दिखाया जाता कि आप किस तरीके से प्रेडिक्शन करें। सारी बातें बता दी जाती हैं, वो ठीक है, मगर उनको अप्लाई किस तरीके से किया जाए। आपको सारे मसाले दे दिए गए मगर उसको किस मसाले को सब्जी के अंदर कितना डालना है ये आपको कोई भी नहीं बताता। तो मेरी ये सर्च या रिसर्च जारी रही और मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में गया, अलग अलग गुरुओं के पास गया और मैं पढ़ा, तो मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि कहीं पर भी कोई सिस्टम ही नहीं है बेसिकली कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से सिखाई जाए, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप सोचते हैं कि आप कहीं 2 साल पढ़ लेंगे या वहाँ पर कुछ कर लेंगे, एग्जाम में आप मार्क्स लेंगे और आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि 2 साल करने के बाद जो लोग उन इंस्टीट्यूट से निकलते हैं वो डिसअपॉइंटेड होते हैं और वो प्रेडिक्शन तो नहीं कर पाते, बाकी सारी चीज़ें हालांकि वो बता देंगे, आपको डिस्कशन में लगेगा उन्हें बहुत जानकारी है, मगर आपको कुंडली दे दी जाएगी तो वो प्रेडिक्शन करने में बिल्कुल कामयाब नहीं होते और अंत में वो ट्रांजिट और ऐसी चीज़ों पर आकर टिक जाते हैं। बाकी सारी चीज़ों को अप्लाई करना बंद कर देते हैं क्योंकि ये गाइड ही नहीं किया जाता कि किस तरीके से प्रेडिक्शन की जाए। और ये मुझे हर इंस्टीट्यूट का पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है। तो मैं आज ये वीडियो एक्चुअली बना क्यों रहा हूँ, मेरा इसका पर्पज़ क्या है, तो मुझे आपको ये बताने का पर्पज़ है कि प्रेडिक्शन हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। आप जिन भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो क्या वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स आपको बता नहीं रहे या उन्हें आता नहीं है? ये दो बहुत बड़े गंभीर प्रश्न हैं और इन गंभीर प्रश्नों का जब मैंने उत्तर देखा तो जो लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की होगी उनको समझ में आएगी जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, कि हर बात में वो कहेंगे कि आप डिविजनल चार्ट को एनालाइज करिए, मगर जब आप प्रश्न पूछोगे कि डिविजनल चार्ट को एनालाइज कैसे करना है तो वो आपको पूरी तरीके से उसे एनालाइज करना कोई भी नहीं सिखाएगा। अब वो सिखाते क्यों नहीं है, इस चीज से क्यों बचते हैं, उनके सिलेबस का ये पार्ट क्यों नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट के सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, एक ऐसे ही लेकर चलते हैं और उसको ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो उसके कारण दो हैं। एक तो ये हो सकता है उन्हें खुद नहीं आता, एक ये हो सकता है कि वो सिखाना नहीं चाहते। अब जब वो आपसे फी ले रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता वो सिखाना नहीं चाहेंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि वो डिविजनल चार्ट उन्हें खुद पढ़ना नहीं आता।
जब हम प्रेडिक्शन वो बताते हैं, आपको शटबल सिखा देंगे, वो अलग अलग तरीके की एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, आपको दशा थियोरिटिकली पढ़ा देंगे, ट्रांजिट पढ़ा देंगे, मगर दशा लगाना आपको नहीं सिखाएंगे। वो दशा लगाकर वो 20 क्लास नहीं लेंगे कि आप इन कुंडलियों पर दशा लगाइए और उस तरीके से रिजल्ट आएंगे, वो प्रेडिक्ट करिए। उसका क्या कारण है? एक कारण तो ये उन्हें खुद नहीं आता, और दूसरा कारण है वो सिखाना नहीं चाहते। अब वो आपसे फी ले रहे हैं तो सिखाना क्यों नहीं चाहेंगे? बाकी सारी चीजें बता रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है उन्हें खुद नहीं आता। तो जब आपको, मुझे कोई चीज आती नहीं तो मैं आपको सिखा किस तरीके से जाऊंगा? और ये मैं किसी के उसमें नहीं बोल रहा, मेरा कोई वो विचार नहीं है कि मैं उन लोगों को डाउनग्रेड करूं। सभी लोग अपना काफी अध्ययन करते हैं और जिससे जो समझ में आता है वो बताता है, मगर इसका आज तक कोई एक सटीक और साइंटिफिक वे नहीं बताया गया कि आप प्रेडिक्शन को किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और वो इसलिए नहीं बताया गया और आपको कोई बताता नहीं है। हम पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, अंधाधुंध लगे रहते हैं, और इसके बाद हम जब कंक्लूजन वहां से निकलते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कोई भी करके निकलते हैं, तो इसके बाद हम एक आधे अधूरे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। लोग चाहे हमें एस्ट्रोलॉजर मान लें, मगर हम ईमानदारी से अपनी अंतरात्मा में देखें तो क्या हम गारंटेड प्रेडिक्शन कर पाते हैं, या हम श्योर होते हैं कि हम जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वैसा होगा? तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको डेफिनेटली ये मिलेगा, नहीं है, हम श्योर नहीं है। हम 80% श्योर भी नहीं है, हम 50% श्योर भी नहीं है, हम 10% श्योर भी नहीं है। हम केवल उसको श्योरिटी से बोल रहे हैं जो सामने आ रहा है कि ऐसा होगा, मगर अंदर से हमारी अंतरात्मा जानती है कि हमें मालूम है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये ईश्वर जानता है, हमें नहीं मालूम। तो इसका उपाय क्या है? क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी ही नहीं जा सकती? ये एक प्रश्न उठता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आजकल कुकुर मुत्ते की तरह यूट्यूब पर कितने ही आपके गुरु बने हुए हैं, कितने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जिनके अंदर लाइन लगी हुई है स्टूडेंट्स की। और स्टूडेंट्स की लाइन इसलिए लगी हुई है, वो यूट्यूब पर देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो सोचते हैं हम 2 साल का कोर्स करेंगे और कोर्स करते ही हम एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। मगर उनमें 99% लोग बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाते। उसका रीजन क्या है कि हम उन पर डिपेंडेंट हैं जिन लोगों को खुद एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। आपको जो पढ़ा रहा है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी उसको आती है नहीं आती है। एक थ्योरी आपको पढ़ा देना एक अलग बात है, एक बुक के अंदर जो चीज लिखी हुई है कोई भी पढ़ा सकता है, मैथमेटिक्स कोई भी पढ़ा सकता है, मगर एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। आपको एक प्रॉपर रास्ता मगर एक सही गुरु आपको जरूर दे सकता है, मगर प्रॉपर रास्ता देने के लिए उस गुरु को रास्ता मालूम होना चाहिए कि इस रास्ते से आपको आगे बढ़ना है। और आज की जनरेशन में और पिछली जनरेशन में इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा गुरु अवेलेबल नहीं है जो कि जिसका माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो, जिन्हें कोई साइंटिफिक वेज बनाए हो। ज्यादातर गुरुओं ने या तो अपनी किताबें बेची हैं और उनके अंदर अपने अपने बड़े बड़े क्लेम किए हैं, जबकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी की प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट गई हो। उस फील्ड पर काम ही बिल्कुल नहीं हुआ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि हम किसी को सिखाएं किस तरीके से। मैं सीख लेता हूं 10-20 किताब 50 किताबों से पढ़ के, मेरा एक आइडिया बन जाता है, मैं एक प्रेडिक्शन दे पाता हूं, मगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को वो एक रास्ता दिखाऊं, प्रॉपर वे दिखाऊं, एक गाइडलाइन बताऊं कि इस तरीके से आपको जाना है, इस तरीके की कोई गाइडलाइन एस्ट्रोलॉजी के अंदर अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों को थोड़ी जानकारी है वो लोग अपनी बुक्स बेचने में लगे हुए हैं, या अपनी बुक लिख रहे हैं वो बेचेंगे, उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर मेरा केवल यहाँ पर आज के इस वीडियो का पर्पज सिंपली है आप लोगों को ये बताना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो इसके पीछे इस विधा के यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो अंधाधुंध भागने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे आप कहीं पर मोटी फी देकर वो आपको पढ़ाएंगे और आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे, तो आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, आप एक ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। आप 2 साल का कहीं से कोर्स करेंगे, 40-50 हजार रुपए फी देंगे, फिर वो लोग आपको कहेंगे कि अब आप रिसर्च करिए हमारे यहाँ से। मैं आपको रिसर्च की कहानी बताता हूँ। देखिए, मैं कोई क्रिटिसाइज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपली ये है कि आपके माइंड के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, मैं आपको प्रेडिक्टर बनाऊंगा। एंड तक आप देखेंगे तो आप एक रास्ता आपको मिलेगा और आप जो अभी कर रहे हो उससे ज्यादा सही जगह पर जाएंगे। किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप 2 साल का कोर्स कर लेते हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, इंडिया के जो आपके टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं सभी से मेरा एसोसिएशन है, तो वो 2 साल के कोर्स के बाद, क्योंकि वो अपना एक कमर्शियल वो चला रहे हैं, उनको पैसे अर्न करने हैं, वो कहेंगे चाहे कि हम नहीं अर्न कर रहे, मगर वो पैसे अर्न करने हैं। 100 200 स्टूडेंट उन्होंने भरे हुए हैं, 20 25 हजार रुपए फी लेते हैं, 1-2 इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा के चले जाते हैं, तो उनकी क्या अर्निंग होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। 2 साल का कोर्स होने के बाद वो कहेंगे आप हमारा रिसर्च कोर्स ज्वाइन करिए।
और रिसर्च के नाम पर पूरा वो कुछ भी नहीं कराते, आपको कह देंगे कि जुपिटर मून के कंजंक्शन पर रिसर्च करिए। बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां लोग हैं और उनकी कुंडलियों के अंदर उसके बेसिस पर उनकी लाइफ में जो भी इवेंट हुआ होगा उसको आप जुपिटर और मून के कंजंक्शन के वजह से मान लेंगे, मगर आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आप एक पर्टिकुलर कंजंक्शन पर रिसर्च कर रहे हो, वो यूजलेस है। कितने ही कंजंक्शंस होते हैं, हजारों तरीके के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो एक्चुअल रिसर्च कहीं पर भी की नहीं जाती, जो करा रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम कि रिसर्च का मतलब क्या होता है और किस तरीके से रिसर्च करानी चाहिए। ये मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अंदर घुसकर काफी समय से देख चुका हूं। मेरे पिछले 40 साल की जर्नी इसी चीज के लिए रही है कि मैं वो रास्ता ढूंढूं कि कोई आपको सही दिशा दिखा पाए, मगर उसमें मुझे कोई सफलता नहीं मिली। मैं लगातार जो भी सीखा खुद पढ़ पढ़ कर सीखा हूं, और अभी भी मैं लगातार खुद पढ़ पढ़ कर सीख रहा हूं कंटिन्यूअसली। मैं भी किसी न किसी कोर्स में आज की डेट में भी हूं, हमेशा रहता हूं, और इसी चाह में रहता हूं कि कहीं कोई मुझे इस तरीके का गुरु मिले या इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूट मिले जहां पर आपको कोई प्रॉपरली गाइड कर पाए। तो यदि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो अपने माइंड के अंदर ये बिठा के चले जाइए, आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहां से आप एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे। वो आपको बेसिक सभी चीजें सिखा देंगे, मगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको अपने आप काम करना पड़ेगा, अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, चीजों को समझना पड़ेगा। और एज ए स्टूडेंट वहां के मार्क्स पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आपको गोल्ड मेडल मिल जाए, आप टॉपर बन जाओ, कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है आपके उसके बेस पे आपको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो आप मार्क्स के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो आप कहीं पे भी आपने यदि एडमिशन ले रखा है तो आप प्रेडिक्शन पार्ट पर फोकस करिए, बाकी चीजों को आप जस्ट आइडिया के लिए सीखिए, क्योंकि उससे ज्यादा उनका उपयोग नहीं है। आपको शेड्यूल पढ़ाते हैं जो पढ़ चुके होंगे, मगर वो शेड्यूल लगाना नहीं आता जो आपको पढ़ाते हैं, उन्हें खुद नहीं आता और आपको भी नहीं आता होगा। आप शेड्यूल की यूटिलिटी अपना आप में सोचिए कि आपको आती है क्या। शेड्यूल की यूटिलिटी नहीं आएगी, कुछ भी कॉम्बिनेशन आप रटकर लगा लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके से चलता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसलिए डिफिकल्ट है, उसके अंदर हजारों कॉम्बिनेशन है, दशाओं की यूटिलिटी और दशाओं का एप्लीकेशन पढ़ाने वाले प्रॉपरली नहीं पढ़ाते या उनको आता नहीं है, इसलिए पढ़ने वालों को भी वो नहीं आता और वो भटकते रहते हैं। और दशा समझना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको पेशेंस रखकर कम से कम 1 साल केवल दशाओं पर काम करना पड़ेगा सेल्फ, तभी आप सीखोगे। आपको कहीं कोई रिसर्च करा रहा है वो भी नहीं कराएगा, आपके लिए कोई भी पेन नहीं लेगा, तो आपको खुद पेन लेना है और दशा ट्रांजिट को आपको समझना है। लोग दशाएं लगा नहीं पाते और उसके बाद वो सीधा छूटकर ट्रांजिट पर चले जाते हैं। आपके क्लासिक्स में भी कई वो हैं, कंट्रोवर्सीज हैं। वैदिक सीखना क्यों डिफिकल्ट है, आप अलग अलग क्लासिक्स में लेकर आइए, अलग अलग क्लासिक्स में एक ही चीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब एक ही चीज के अलग कॉम्बिनेशन है और बिल्कुल अपोजिट है, तो आप किससे सही मानोगे। सरावली में यह दिया हुआ है, बृहद जातका में यह दिया है, जातक परिजात में कुछ दिया हुआ है, बृहद पारस और होरा शास्त्र के अंदर कुछ दिया हुआ है, आपका सिद्धार्थ चिंतामणि में उसी चीज के कुछ और कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। अब आप किससे सही मानोगे, एक को सही मान रहे हो तो दूसरे को सही क्यों नहीं मान रहे। अब जिस बुक को आप सही नहीं मान रहे हो तो फिर उसकी बाकी बातों को सही क्यों मान रहे हो। तो ये आपके क्लासिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इसलिए आपको उनमें से पढ़कर किसी भी एक चीज को आधार मानकर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, तभी सीखेंगे। और इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या रास्ता है, क्या कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता क्या। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, तो हम अल्टरनेट रूट देखते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वहां पर कामयाब नहीं हो पाते, तो एस्ट्रोलॉजी की दूसरी विधाओं पर जाते हैं। दूसरी विधाओं की क्या जरूरत है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा प्रश्न का आंसर देता हूं, जो कि मेरे से पॉडकास्ट में भी पूछा गया था। क्या जन्म कुंडली के बेस पर प्रेडिक्शन दी जा सकती है क्या, आप सोचिए, दी जा सकती है क्या। आपका क्या आंसर है। तो मेरा आंसर है नहीं। आप कहेंगे कौन सी बात हुई, केवल जन्म कुंडली के बेस पर पूरी प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। आपको किसी ने नहीं बताया होगा शायद। आपको पूरी तरीके से प्रेडिक्शन देनी है तो आपको 2 कुंडलियों की जरूरत पड़ती है, एक जन्म कुंडली और दूसरी प्रश्न कुंडली। जन्म कुंडली आपके पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड होती है, प्रारब्ध पर बेस्ड होती है। तो पूर्व जन्म में आप जो भी कर्म करके आए हो उसके बेसिस पर आपको अपनी जन्म कुंडली में बनी, आपका कहां जन्म हुआ, आपकी क्या दशाओं के अंदर क्या होगा, वो उस बात पर निर्भर करता है। मगर आपकी लाइफ केवल उस पर ही निर्भर नहीं करती, आपके इस जन्म के कर्मों पर और करंट कर्मांश पर भी आपकी लाइफ डिपेंड करती है। आपकी जन्म कुंडली में जो भी योग हैं वो बदल जाते हैं।
यदि आप इस जन्म में प्रॉपर कर्मास कर रहे हो। और इस जन्म के कर्म आपको कहां से पता चलेंगे? वो आपको पता चलेंगे आपकी उस समय की प्रश्न कुंडली पर। तो जब भी आप कोई भी प्रेडिक्शन देते हो तो आपको जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली का कॉम्बिनेशन आप बनाओगे। जन्म कुंडली केवल आपकी किसी भी प्रेडिक्शन, आपकी लाइफ के इवेंट को पूरी तरीके से प्रेडिक्ट करने में कामयाब नहीं है। आपकी जो प्रश्न कुंडली है इस जन्म के कर्माज हैं, बहुत सारे कर्माज आपके इस जन्म के कर्मों से, बहुत सारी आपके पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म के कर्मों से मॉडिफाई हो सकते हैं। और वो मॉडिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपकी आज की स्थिति में क्या चीज है, उसके लिए आपको प्रश्न कुंडली की जरूरत पड़ती है। तो आप कंबाइन करेंगे जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली, दोनों के बेसिस पर आप प्रेडिक्शन देंगे। अब रूल क्या है, नियम क्या है, ये मैं चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये शायद आप में से बहुत लोगों को किसी ने बताई ना हो और आप सारी एजुकेशन और रिसर्च करके बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली पूर्व जन्म कर्मांश को बताती है, प्रश्न कुंडली इस जन्म के कर्मांश को बताती है। यदि आपकी कुंडली में दोनों के अंदर कोई योग बन रहे हैं तो इवेंट आपका सर्टेनली होगा। जन्म कुंडली में बन रहे हैं मगर प्रश्न कुंडली में नहीं बन रहे हैं तो वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी है, तभी भी है, मगर पूरी तरह रूल आउट नहीं कर रहा मैं। मगर जन्म कुंडली में नहीं बन रहे और प्रश्न कुंडली में बन रहे हैं, उस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। दीज आर द कॉम्बिनेशन जो आपको देखने हैं। और केवल प्रश्न कुंडली के बेस पर भी जो प्रेडिक्शन देते हैं वो भी गलत है। ओनली प्रश्न कुंडली आपके डे टू डे इवेंट के बारे में प्रेडिक्शन दे सकती है। उससे ज्यादा बहुत लोग कहते हैं कि जिसकी जन्म कुंडली अवेलेबल नहीं है, नष्ट हो गई है, नष्ट अध्याय में दिया है, तो प्रश्न कुंडली से क्वेश्चनों का आंसर दिया जा सकता है। बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। प्रश्न कुंडली सर्टेन केसेस में केवल आंसर देने में कैपेबल है। हम कोई भी यदि अरेंजमेंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली से आंसर दे रहे हैं। मगर जो बेसिक आधार है एस्ट्रोलॉजी का वो है कि आपके पास दोनों कुंडलियां होनी चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन दें। उसके अलावा आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो उसके और तरीके हैं, पामिस्ट्री वगैरह से आप प्रेडिक्शन दें, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को खराब करने की कोशिश ना करें। क्योंकि केवल प्रश्न कुंडली के बेस पर आप कुछ एक प्रश्नों के जवाब दे सकते हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं होते। क्या चीज खो गई है, क्या चीज पाएगी, कौन कहां चला गया है, आएगा नहीं आएगा, आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट बेटर आएगा खराब आएगा, इस तरीके के हाँ या ना टाइप के प्रश्नों का आप आंसर दे सकते हो। मगर जिसमें आपका डिस्कशन, विवेचना, एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपको जन्म और प्रश्न कुंडली दोनों कुंडलियों का उपयोग करना है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन भी मुझे लगा, मैं कई जगह पर गया और किसी ने भी मुझे नहीं सिखाया कि इन दोनों कुंडलियों का उपयोग किया जाना चाहिए, तभी हम प्रेडिक्शन दे पाते हैं। दोनों को कंबाइन करना चाहिए तभी हम प्रेडिक्शन दे पाते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट में आपको कभी वर्ष फल को पढ़ाया जरूर होगा, मगर वर्ष फल को यूज करना बहुत जरूरी होता है, यह नहीं बताया होगा। तो एक कुंडली को एनालिसिस करना कोई आसान काम नहीं होता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप एक पर्सन की कुंडली को एनालाइज करोगे तो पहली बात तो एनालाइज करना आना चाहिए। फिर किस किस चीज को करना है, आपने उसकी जन्म कुंडली को एनालाइज करना है, प्रश्न कुंडली को एनालाइज करना है और वर्ष कुंडली को एनालाइज करना है। इन तीन कुंडलियों को एनालाइज करके ही हम उसके इवेंट के बारे में करेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। उससे कम जो भी कर रहे हो आप, वो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आधी अधूरी बात है। यदि आपको बीमारी से, बुखार से ठीक होने के लिए 650 mg की आपको पैरासीटामोल चाहिए और आपने 20 mg की पैरासीटामोल ले ली, तो वो 20 mg की पैरासीटामोल आपको कोई भी फायदा नहीं देने वाली है। इसी तरीके से जब हम आधी अधूरी एनालिसिस करते हैं किसी भी कुंडली का, तो जो भी हम प्रेडिक्शन देंगे उस प्रेडिक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। उससे बेटर आप वैसे ही बता दो व्यक्ति को देखकर, उसके हालात देखकर। और ज्यादातर लोग हालात देखकर बताते हैं और वो कहते हैं कि हम कुंडली देखकर प्रेडिक्शन दे रहे हैं। ये मैंने अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपके कुछ एक प्रश्नों का जो मेरे से पॉडकास्ट में पूछे गए थे, मैंने आपको आंसर देने की कोशिश की है। अब क्या रास्ता है? वैदिक के थ्रू प्रेडिक्शन करने में, सीखने में बरसों लगते हैं और आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपके सेल्फ एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, कितनी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, कितनी कुंडलियों पर आपको काम करना पड़ेगा। दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशाओं में उस लाइफ की, पर्सन की लाइफ के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हुए, उन सभी इवेंट्स पर आपको काम करना पड़ेगा। उसे समझना पड़ेगा कि वो इवेंट किस लिए हुए। आपको डिविजनल चार्ट को अच्छी तरीके से देखना सीखना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं करना है। यदि आप डिविजनल चार्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो आप इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे। आप ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन कुछ कर रहे हैं वो एक अलग बात है। आपके पास 50 लोग आ रहे हैं, अलग बात है। आपकी कोई प्रेडिक्शन सही चली जाती है, वो अलग बात है। मगर प्रेडिक्शन पूरी तरीके से सीखने के लिए इन चीजों की जरूरत है, तो एक लंबे अध्ययन की जरूरत पड़ती है। तब हम क्या करें? तब इसके अल्टरनेटिव आपकी जो एस्ट्रोलॉजीज हैं वो क्रिएट ही इसलिए हुई थी। कृष्णमूर्ति जी ने कृष्णमूर्ति पद्धति को क्यों क्रिएट किया? उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी? कृष्णमूर्ति जी तो 20th सेंचुरी में 1900 समथिंग में वो बॉर्न हुए थे।
और 1970 के आसपास उनकी डेथ भी हो गई थी। तो 20वीं सेंचुरी में कृष्णमूर्ति जी को एक नई एस्ट्रोलॉजी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्हें पता लग चुका था कि जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आज की डेट में हमारे पास जो गुरु हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो उन्हें आती नहीं है, तो वो हमें सिखाएंगे कैसे? उससे प्रेडिक्शन का सही प्रेडिक्शन ही नहीं हो पाती थी, टाइम भी सही नहीं निकल पाता था, कुछ एक लोग सही प्रेडिक्शन दे पाते थे केवल। तो उन्होंने उसका अल्टरनेट ढूंढा, और अल्टरनेट ऐसा ढूंढा कि एक आम आदमी भी उससे प्रेडिक्शन कर पाए। तो उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति का इन्वेंशन किया, उसको बनाया, उस पर काम किया, और कृष्णमूर्ति पद्धति के बेस पर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों के ऐसे तरीके बताए मैथमेटिकल कि कोई भी सामान्य आदमी भी उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन दे सकता है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति को जब हम करते हैं तो उसमें हर चीज के टाइमिंग के सटीक तरीके हैं, हर चीज के प्रॉमिस को देखने के सटीक और मैथमेटिकल तरीके हैं, मतलब एक मेथड है जो किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज के समय पर कृष्णमूर्ति पद्धति काफी ज्यादा पॉपुलर है। लोग कृष्णमूर्ति पद्धति सीखते हैं। आपने यूट्यूब पर देखे होंगे कृष्णमूर्ति पद्धति के कितने ही गुरुज हैं, हालांकि उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने मनगढ़ंत कंसेप्ट बनाकर बैठे हुए हैं, दूसरे लोगों को सुपरसीड करने के चक्कर में वो अपने कुछ कॉम्बिनेशंस, अलग अलग थ्योरीज बना रखे हैं, उन थ्योरीज पर नहीं ध्यान रखना है। तो हम कृष्णमूर्ति पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है क्या कृष्णमूर्ति पद्धति पूरी सटीक है? सटीक नहीं है वो भी, उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है। मगर कृष्णमूर्ति पद्धति में जो एक खास बात है और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वैदिक में आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते। वैदिक में जब आप किसी को प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, आप खुद श्योर नहीं होते कि मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूं वैसा होगा, या मैंने जो प्रेडिक्शन दी है या जो मेरा एनालिसिस है वो करेक्ट है या नहीं। मगर कृष्णमूर्ति पद्धति का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि उसकी प्रेडिक्शन सही होती है, गलत होती है, वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, मगर उसमें आप एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। आपको जो पता होगा कि मैंने जो बता रहा हूं वो इस पद्धति के हिसाब से बिल्कुल सही बता रहा हूं, तो ये आपका एडवांटेज है। तो जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, एक लंबे समय तक 2-3 साल की पढ़ाई करके 4 साल अपना समय दे रहे हैं, वो जरूर कृष्णमूर्ति पद्धति भी समझें, क्योंकि ये आपका 30-40-50 घंटे के अंदर आप सब कुछ सीख जाते हो कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में। उसके बारे में जितना भी है प्रश्न एस्ट्रोलॉजी आप सीख जाते हो, ऐसे इवेंट के बारे में बताना जिसके आपको आंसर यस और नो में देने हो, मल्टीपल चॉइस के जो इवेंट है उनके बारे में भी आप सीख सकते हो। आगे होने वाला इवेंट कब होगा इसके बारे में भी सीख सकते हो। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की टेक्निक्स के बारे में भी सीख सकते हो। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट होती है उसके बारे में मैं नहीं बता रहा, मगर उस पद्धति के अंदर एक खास बात है कि उस पद्धति में आप जो प्रेडिक्शन दोगे आपको पता होगा कि मैंने जो प्रेडिक्शन दी है इस पद्धति को यूज करके वो बिल्कुल सही दी है। आप जो प्रेडिक्शन दोगे वो दूसरा व्यक्ति जो प्रेडिक्शन देगा वो सेम प्रेडिक्शन होगी, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में श्योर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, उसको सीखना बहुत मुश्किल है, उसको सीखने के लिए बहुत वक्त चाहिए, उसको सिखाने के लिए गुरु अवेलेबल नहीं है, उसको सिखा वो आती हो ऐसे बहुत लोग कम अवेलेबल हैं जिन्हें वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती हो पूरी तरीके से। उसके कंसेप्ट बस समझा देना एक अलग बात है, मगर उसका एप्लीकेशन समझाना बहुत डिफिकल्ट है, उसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। एक और एस्ट्रोलॉजी की आजकल बहुत पॉपुलर है, वो है भृगुनंदी नाड़ी। आपने देखा होगा भृगुनंदी नाड़ी भी लोग सीखते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख ली, केपी एस्ट्रोलॉजी सीख ली, अब भृगुनंदी नाड़ी की क्या जरूरत है? क्या इससे प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है? क्या मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नाड़ी टेक्निक से साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आपके बारे में वो बातें बता देंगे जो आप सरप्राइज हो जाएंगे, मगर वो हर किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उनकी फैमिली ट्रेडिशन है और उनके फैमिली के सूत्र हैं जिन्हें वो यूज करते हैं, और उसके बेसिस पर वो उनका बिजनेस है, उनका प्रोफेशन है, वो आपको नहीं डिस्क्लोज करेंगे। 85 टाइप की करीब करीब नाड़ी चलती है साउथ इंडिया के अंदर, उनके अलग अलग सूत्र हैं जो वो खुद लोग अपने आप लगाते हैं। जिन लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है उनको मैंने सलाह दी कि वो केपी एस्ट्रोलॉजी भी जरूर सीखें, बजाय इधर उधर भटकने के या रिसर्च के नाम पर वो कहीं पर जाएं और अपना समय खराब करें। उससे पहले वो केपी एस्ट्रोलॉजी सीखें। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज करोगे तो आपके पास एक शॉर्ट टूल हो जाएगा जो आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपके दिमाग के अंदर क्या आपको समझ में आ रहा है उसको कंफर्म करेगा या डिनाई करेगा, तो उससे आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। भृगुनंदी नाड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज के समय पर, लाइन लगी होती है स्टूडेंट्स की, सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेरे पास भी कितने ही सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जब भी मैं कोर्स लॉन्च करता हूं तो सीट सारी फुल हो जाती हैं। अब भृगुनंदी नाड़ी के बारे में भी मैं प्रो एंड कॉन्स आपको बताऊंगा। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि 15-20 दिन में जितने भी लोग पैदा हुए होते हैं उन सभी की कुंडली एक जैसी बनेगी।
भृगुनंदी नाड़ी में ना ही कोई लग्न होती है, ना कोई आपका प्लैनेट्स का अलग अलग हाउस से कोई लिंक होता है। केवल राशियों पर बेस्ड होती है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा हुआ है। कंजंक्शन और एस्पेक्ट पर बेस्ड है। केवल 3 कंसेप्ट हैं और टाइमिंग इसके अंदर प्रोग्रेशन और ट्रांजिट के बेस पर करते हैं। अब प्लैनेट की स्थिति तो 5-10 दिन में मून के अलावा किसी की बदलती नहीं है। आज के समय पर जो प्लैनेट जिन राशियों में ट्रांजिट कर रहे हैं, 15 दिन बाद भी उन्हीं राशियों में एक आध कोई प्लैनेट की पोजीशन बदलेगी। तो 10-15 दिन के अंदर जितने भी लोग बॉर्न हुए, नाड़ी टेक्निक के हिसाब से उन सभी के बारे में जो हमारी प्रेडिक्शन जाने वाली है वो सिमिलर जाने वाली है, वो उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो सभी की आपका भविष्य एक जैसा तो हो नहीं सकता कि 10-15 दिन में जितने भी लोग बॉर्न हुए, या 3 दिन में तो मान ही लीजिए जब तक चंद्रमा एक राशि में रहता है तब तक तो सभी लोगों की एक जैसी कुंडली होगी और भृगुनंदी नाड़ी का जो एस्ट्रोलॉजर है वो उनके बारे में एक जैसी प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेगा। तब उसमें जब सबकी भविष्य और एक जैसी प्रेडिक्शन तो हो नहीं सकती, मगर भृगुनंदी नाड़ी का एक एडवांटेज है, आपको एक बेसिक आइडिया जरूर हो जाएगा। अब मोटी मोटी बातें यदि किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो कि इसका प्रोफेशन कैसा रहेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, इसकी एजुकेशन कैसी होगी, एजुकेशन के अंदर कोई ट्रबल्स आएंगी या नहीं आएंगी, किस फील्ड में उसकी एजुकेशन होगी, कौन सा उसका कारोबार होगा, नौकरी में उसको क्या प्रॉब्लम आएंगी, मैरिड लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम आएंगी और वो प्रॉब्लम कब आ सकती है, इसके बारे में एक मोटा मोटा और बहुत बढ़िया आइडिया आपको भृगुनंदी नाड़ी दे देती है। मगर सटीक नहीं दे सकती वो। कुछ लोग जो सटीक सूत्रांश बताते हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर जितनी भी भृगुनंदी नाड़ी के वर्जन है वो आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन इसलिए नहीं दे सकते, जिसका मैंने रीजन बताया, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में सभी लोगों का चार्ट 2-3 दिन में जितने भी पैदा हुए उन सबकी कुंडली एक जैसी होगी और सबके लिए जो प्रेडिक्शन दी जाएगी वो सिमिलर दी जाएगी। मगर 2-3 दिन में जितने लोग पैदा हुए हैं उन सभी के भविष्य एक जैसा तो हो नहीं सकता। इसलिए भृगुनंदी नाड़ी का ये ड्रॉबैक है, मगर उसका एक प्लस पॉइंट यह है कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में मोटा मोटा आइडिया देखकर बताएंगे तो वहां पर वो बहुत सटीक बैठती है। तो 3 तरह की मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी की आज की क्लास के अंदर बात की। मैंने कहा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके 2-3 रीजन है कि आपको यहाँ पर सिखाने वाले लोग मौजूद नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई आपको गाइडलाइन नहीं बना रखी है, पॉइंट नहीं बता रखे हैं, स्टेप नहीं बता रखे हैं कि उसको किस तरीके से प्रॉपरली किया जाए। मोटे मोटे स्टेप हैं, प्रॉपर तरीका आपको बता दिया जाएगा, भाव देखो, भावेश देखो, कारक देखो, मगर हर एक चीज को देखने के इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं। कहीं पर कुछ दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा है। क्लासिक्स के बीच में कंट्रोवर्सी है, एक क्लासिक कुछ कहती है, दूसरी क्लासिक उससे अपोजिट कहती है। इसलिए वहां पर कोई एक वेल डिजाइंड वो आपका फ्रेमवर्क नहीं है जिसमें कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर प्रेडिक्शन दें। इसी तरीके से दशाओं के अंदर भी कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो हर किसी को वो चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए जो लोग भाग रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं, वो सोच समझ कर जाएं और काम करते टाइम इस चीज को ध्यान रखें कि वो प्रेडिक्शन फील्ड पर सबसे ज्यादा फोकस करें। अब जब आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इतना बड़ा कोर्स किया है तो मैं आपको ऑलवेज एडवाइस करूंगा, यदि आपने केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी नहीं की है तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल मिसिंग है आपके हाथ से। आप स्कूटर लेके जा रहे हैं मगर उसमें आपके पास स्टेपनी नहीं है तो पंचर हो जाएगा, तो वहां अटक जाएंगे आप। तो आप स्कूटर लेकर जा रहे हैं और आपके पास स्टेपनी है तो आपका केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी स्टेपनी की तरह काम करेंगे। आप यदि स्कूटर चलाने में आपके टायर बहुत मजबूत हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब पंचर टायर आपका होगा तो आपकी स्टेपनी काम करेगी और आपकी हेल्प करेगी। और मैं केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी इसलिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी प्रेडिक्शन बहुत सटीक होती है, मगर ये वो ऐसे टूल हैं जो आपकी उन चीजों में मदद करेंगे जिनमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद नहीं कर पाती, जिन प्रश्नों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी जवाब नहीं दे पाती, जिन प्रश्नों का जवाब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर चीज का जवाब है मगर उसको ढूंढना और सीखना बड़ा इम्पॉसिबल है। एक जैसी चीजें वहां पर नहीं लगती, वहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, डिविजनल चार्ट देखने पड़ते हैं, दशाएं और ट्रांजिट देखनी पड़ती है, तो उसको सीखना मुश्किल है। केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी सीखना बहुत आसान है। अब 10% वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पढ़ेंगे, ये दोनों एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। तीनों टूल लेकर आप आगे बढ़े, तीनों टूल लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे और कुंडलियों पर लगाएंगे तो आप अब से बहुत ज्यादा बेहतर एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट जाना शुरू होंगी और अभी जो हो जाती हैं उससे ज्यादा एक्यूरेट जाना शुरू होंगी। तो आज की जो मैं आपको ये जो वीडियो बनाया है उसको मैं एंड में कंक्लूड करता हूं। पहली बात यह है कि यदि आप कहीं से भी कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं तो आप ये फोकस करें, आप ये सोचें, उनसे पूछें वो जहां पर भी पढ़ रहे हैं आप, कि वो डिविजनल चार्ट कराएं आपको,
वो दशाओं पर ज़्यादा ध्यान दें, वो ध्यान नहीं देंगे। दशाओं का कोर्स 5% होगा, डिविजनल चार्ट तो कराते ही नहीं है, ज़्यादातर बनाना बता देते हैं, उसकी आज के ज़माने में कोई ज़रूरत नहीं है। सभी सॉफ्टवेयर पर डिविजनल चार्ट बने हुए मिल जाते हैं। फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एस्ट्रोलॉजी सीखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप साथ ही साथ में केपी एस्ट्रोलॉजी भी करें। उसका साइंटिफिक है, वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है और वो उसके अंदर रूल्स हैं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी को जरूर करें आप। भृगुनंदी नाड़ी को जरूर करें, हो सकता है तो वास्तु को करें। और वास्तु जब आप कर रहे हैं तो वो वाला वास्तु ना करें जो कि इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर की वो पुरानी बातें पढ़ाई जाती हैं। आप प्रैक्टिकल वास्तु करें, जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। इन चारों विधाओं को आप लेकर यदि आगे बढ़ेंगे, और इधर उधर जो आपके रेमेडीज के कितने वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं, कोई हिट थ्योरी, कोई पिट थ्योरी, इस तरीके की चीज़ों के ट्रैप में बिल्कुल भी फंसने की कोशिश ना करें। इनसे कुछ भी नहीं होता। आप जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में जाओगे, जितने चीज़ों को देखकर आप अट्रैक्ट होगे, कोई फायदा नहीं है, वो आपको और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करें प्रॉपर वे में। इसके बाद उसके अंदर आप दशा और डिविजनल चार्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करें। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं कि अब दशा और डिविजनल चार्ट आपको आ गया तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक आ जाएगी। इसके बाद आप केपी एस्ट्रोलॉजी में प्योर कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़े, जो लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं, आपके इंटरलिंक थ्योरी बना रखी है, 5 स्टेप्स 4 स्टेप थ्योरीज बना रखी है, उन पर ना पढ़ें। आप जो प्योर कृष्णमूर्ति जी ने कराया था वो चीज आप करें। इसी तरीके से भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आरजी राव जी के जो चार्ट हैं 500 चार्ट, उससे रिलेटेड भृगुनंदी नाड़ी करें। और भृगुनंदी नाड़ी के अंदर भी अलग अलग लोग कुछ भी अपनी मर्जी से करा रहे हैं, उन्हें करने की कोशिश ना करें। इन सभी चीजों को करके आप उनको कुंडलियों पर लगाकर प्रैक्टिकली करें जरूर। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो 1-2 कुंडलियों पर इन तीनों चीजों को लगाएं, और उसके बाद आपकी जो प्रेडिक्शन का लेवल है वह काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो आज मेरा एक प्रयास था कि आपको इन चीजों से अवगत कराना। आप किसी भ्रम में हैं तो उस भ्रम से निकालना। मेरा ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके की किसी इंस्टीट्यूट को, किसी एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करना नहीं है। हर एक एस्ट्रोलॉजी आपको बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन दे सकती है, मगर हमें करेक्ट प्रेडिक्टर किस तरीके से बनना है, हमें यदि एस्ट्रोलॉजी में कैरियर बनाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें एक ईमानदार एस्ट्रोलॉजर बनना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसी विचार से मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाया है। मेरा ये पॉडकास्ट भी हो सकता है, जिसने भी बनाया है तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनका राइट है, वो भी उसको पोस्ट करेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चंस की फॉर्म में इन्हीं चीज़ों को पूछा है और मैंने वहाँ पर जवाब दिया है। तो डायरेक्टली भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक शेयर करें। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनके पास जरूर भेजें, तो उनको इससे कुछ गाइडलाइन मेरी उम्मीद है कि मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।